ठीक है जी। तो आज चूंकि हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लेना है क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स का मैंने पोर्शन थोड़ा सा बता दिया कि जब भी कोई डेटा आपके पास भी ऐसा ही होगा, आप किसी बैंक में किसी रिपोर्ट में और नंबरों का ढेर आपके सामने रख दिया जाएगा। आप जिस फर्म में होंगे, मैनेजर कहता है यार इसकी एक रिपोर्ट बना के लाओ, समरी कह लें, समरी बना के लाओ, कंक्लूजन कह लें। मुझे क्या पता यार, तुमने ये नंबरों का ढेर मेरे आगे ला के रख दिया है, तो मुझे तो नहीं इस चीज की समझ आ रही, मुझे तुम ये चीज बताओ। तो उसके लिए फिर आपको मैथ स्टैट्स के टूल्स जो हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। अब देखें, आप नेट पर देखें तो नेट पे आपको वेदर फोरकास्ट मिलती है। आज भी आप देखें तो बारिश होगी नहीं होगी, कितने % चांस है, होगी नहीं होगी, तो ये कैसे पता चलता है? लिख देते हैं कि चलें आज 20 लिख देते हैं, फिर 2 घंटे बाद 30 कर दें, शाम को क्लियर कर दें। ऐसा तो नहीं है। क्या है उनके पीछे? डेटा। डेटा होगा, उस डेटा को वो प्रॉपर वे से स्टैट्स के टूल लगाते हैं, मैथ्स के टूल्स लगाते हैं, एंड देन वहां से एक इंफॉर्मेशन निकलती है जी 20% बनता है। वो डेटा में जाहिर है कि अगर जी इतना टेम्परेचर हो, इतना एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, इतनी विंड प्रेशर हो, इतना ये हो वो हो, कर करा के ना वो उन्होंने मैथ्स के स्टैट्स के मॉडल्स बनाए हुए हैं। मेरा एक सीनियर था, आजकल वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में चेयरमैन है उस डिपार्टमेंट का। जब वो इंग्लैंड से PhD करके आया तो मेरा सीनियर था, मुझसे मिला, तो मैंने पूछा तुमने किस टॉपिक के ऊपर PhD की है? होता ना टॉपिक होता है, मैंने फलां के ऊपर, फलां टॉपिक के ऊपर, मैंने न्यूक्लियस के ऊपर की है, मैंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर की है, मैंने फलां के ऊपर की है। तो मुझे वो पंजाबी में कहता मैं बदलां दी स्टैट करके आया, मैं बदलां दा स्टैट लाई। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये बदलों के ऊपर स्टैट क्या होती है? कहता मैंने हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स बनाए हैं, यानी कि ये जो आपका ये जो रेन सिस्टम है, इसके ऊपर डेटा के साथ कैसे कैसे करना। अब देखिए इतनी इतनी साइंस में आ चुकी है कि अब पाकिस्तान जहाँ पर चावल राइस ग्रो होते हैं, ज़ाहिर चावल को ज्यादा पानी चाहिए होता है, और वो मेनली उन एरिया में होता है जहाँ ज्यादा रेन होती है, रेन फेड एरियाज में होते हैं। हमारे जो स्टेटिस्टिक्स के रिसर्च है उसके मुताबिक ये जो हालात चल रहे हैं, हम फार्मर्स को बिफोर टाइम बता रहे हैं कि जी आज से 10 साल के बाद इन इलाकों में ये जो रेन सिस्टम है ये बहुत कम हो जाएगा, बारिश इन इलाकों की बहुत कम हो जाएंगी, और अगर आप उसी चीज पर रहेगी, चावल ही इन इलाकों में लगाने हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम करेंगे। तो दैट्स व्हाई हमें कैसे पता चला कि जी 10 साल के बाद व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर? डेटा से। हमने डेटा से चीजें एनालाइज की है ना, न्यूमेरिक पिछले जी 50 साल का पैटर्न देखा, भाई ये होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये होता जा रहा है, एंड देन फिर हमने एनालाइज करके उनको एक फाइनल फाइंडिंग्स दी है। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि आपके सामने भी डेटे का ढेर लग जाएगा, हीप ऑफ नंबर्स आ जाएंगे, but we don't know how to analyze this one. You don't know how to take some information from it. Now you should use the subject of statistics and mathematics to conclude something from that data. और उसको कंक्लूड जो करेंगे उसको मैं इंफॉर्मेशन का नाम दूंगा। ये इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। तो डेटा, रॉ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिकल टूल इसको इंफॉर्मेशन में बना देंगे। आप कहेंगे वो तो कंप्यूटर बनाता है। देखें, कंप्यूटर खुद ही बना देता है? कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम होगा ना, कंप्यूटर के अधीन, वो तो मीन तो कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। भाई मैं मीन के फार्मूले की बात कर रहा हूं, वो तो स्टैट्स का ना, वो कंप्यूटर का नहीं है। हाँ, कंप्यूटर क्या करता है जी? कंप्यूटर ने वो चीजें जो इंसान ने अपने आप में डेफिशिएंसी फील की कि हम काम ज्यादा नहीं कर सकते, हम काम स्लो कर सकते हैं, हमें चीजें ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकते, हमें काम बहुत देर लगती है, 50,000 वैल्यूज का मीन कैलकुलेट करना हो तो बहुत देर लगेगी। हाँ, इस काम को करने के लिए हमने कंप्यूटर से मदद ली है। मीन जो है या कोई ये चीजें हैं, ये कंप्यूटर के फार्मूले नहीं है, ये मैथ्स के हैं, स्टैट्स के हैं। तो कंप्यूटर इज अ डल मशीन। बस हमने अपने काम करने के लिए उसे कहा कि तुम जरा फिजिक्स का ये वाला फार्मूला कर दो। देखा नहीं, हर कोई डॉक्टर भी कंप्यूटर लगा के बैठा हुआ है, फिजिक्स वाला भी कंप्यूटर लगा के बैठा। कंप्यूटर तो बड़ी बला नहीं है, वो हर चीज ही समझता है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, उसे मैथ्स भी आता है, कुछ नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ वो चीजें उसको हमने बताना कि तुम जरा इस तरह से जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके दे दो। तो इसलिए कहा जाता है जी कंप्यूटर विल कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। लेकिन जहां तक बात होती है ना वो प्रोसीजर की, कैसे, तो वो प्रोसीजर हर सब्जेक्ट के अपने होते हैं, ठीक है ना।
तो यहां पर आप स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हो एंड देन उस स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो भी आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, जो भी आप कैलकुलेशंस करेंगे, उस कैलकुलेशंस को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन बच गई। अच्छा, आप ऐसा समझ लें कि ये जो डेटा है आपके पास वो रॉ मटेरियल है और उस रॉ मटेरियल पर आप मैथ और स्टैट्स के फार्मूले प्रोसीजर लगा के आप उस डेटा को इस शक्ल में ले आते हैं जिसको मैं इंफॉर्मेशन कह रहा हूं, जो कि आपके लिए यूजफुल है। लेदर का पीस है, चमड़े का टुकड़ा है, वो किसी काम का नहीं, आपके लिए 2 फुट का है, आप उसे मशीन में डाल देते हो, मशीन उसको शू में बदल देती है। आप कहें हाँ ये ठीक है, ये तो मैं यूज कर सकता हूं, मैंने वो कागज का टुकड़ा क्या करना था, जब तक उसको इस फॉर्म में लेके नहीं आया, जब तक वो फॉर्म आपके लिए यूजफुल नहीं थी, तो आपके लिए तो वो एक ऐसे ही एक चमड़े का बस एक पीस था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो शू बनाया गया है, मशीन ने बनाया है, उसको प्रोसीजर किया है, तो देन आपने कहा हाँ ये ठीक है, ये मैं यूज कर सकता हूं। तो स्टैट्स भी यही काम किया करेगी। डेटा आप कहें ये किस काम का, नंबर लगे हुए हमें क्या पता है, लेकिन जैसे ही उस डेटा के ऊपर आप स्टैट्स के टूल लगा देंगे, मैथ्स के फार्मूले लगा देंगे, वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन बनेगी, आप कहेंगे हाँ ये तो मैं ऐसे ही फजूल समझ रहा था, ये तो बहुत बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है मेरे लिए। तो यही आपको सिखाना है एक्चुअली कि किस तरह से आपने डेटा को ऐसे कन्वर्ट करना है कि वो आपके लिए बड़ी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है उसमें कन्वर्ट हो सके। फर्ज करें कि आपके पास डेटा, आप इस डेटा सेट को, ये जो आपने डेटा इकट्ठा किया हुआ है, इसको आप स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं और इंफॉर्मेशन में बदल लेते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई किया और इंफॉर्मेशन में बदल लिया। यहां स्टैटिस्टिकल टूल आ गए, स्टैट्स के या मैथ्स के टूल्स आ गए। फार्मूले टूल का मतलब फार्मूले टूल्स। तो आपने यहां पर स्टैट्स के और मैथ्स के टूल्स अप्लाई किए और टूल्स अप्लाई करने के बाद आपने उसको इंफॉर्मेशन में बदल लिया। क्या करना था इंफॉर्मेशन का, क्या किया आपने इंफॉर्मेशन को, आपने उस इंफॉर्मेशन को यूज किया डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग के लिए data will convert into information by using the StatMath tool, and that information will convert, on the basis of that information you would make some certain decision. हमारा काम एक्चुअली डिसीजन मेकिंग था, नतीजे पर पहुंचना, डिसाइड करना। डेटा इकट्ठा किया, कोई समझ नहीं आई, तो क्या जी इसको जरा इंफॉर्मेशन में बदलो, कैसे, स्टैटमैथ के टूल से। और ये वो रीजन है कि क्यों हमारी हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यही काम करता है, वो चाहे एग्रीकल्चर साइंसेस से हो, पीएचडी कर रहा हो, बीएससी कर रहा हो, और एक अपने अपनी जगह पर डेटा ले आते हैं और फिर क्या करते हैं, हमारे सिखाए हुए टूल जो कि उनके उनके फील्ड के रेलेवेंट होते हैं, वो फिर उनकी मदद से इंफॉर्मेशन में उन्हें बदल लेते हैं। और इंफॉर्मेशन में बदलने के बाद वो कहते हैं कि हाँ जी ये वाला जो बीज है ये बेहतर है इससे, है ना, उसके अंदर डेटा होगा और सारा कुछ चीजें, फिर एक फाइंडिंग्स के बाद वो कहते हैं, ये नहीं कहते जी मैंने कह दिया ये बीज उससे बेहतर है। अभी आप कैसे कह रहे हो, क्या आपने कोई डेटा इकट्ठा किया। देखिए कोई बात नहीं गाला, ये शायद ये बात ठीक नहीं है कि आप कहें मैंने ये कहा है, मेरी बात माने, आप जो मर्जी कहते हैं, कसमें खाएं, ये करें, वो कोई बात नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू, न्यूमेरिक्स के थ्रू प्रूफ कर दें, फिर कोई डिनाई नहीं करेगा, कहेंगे ये देखें ये मैंने आपके सामने साबित कर दिया ना, करते हैं ना अक्सर आपने मैथमेटिक्स के थ्योरम प्रूफ किए हुए हैं कि जी ये इसके बराबर होता है, ये कैसे होता है, तो फिर आप नीचे प्रूफ देते हो कि जी ये इसके है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू दिस वन, फ्ला इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज इक्वल टू दिस वन, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, दैट्स व्हाई एट द एंड आप कहते थे कि वी हैव प्रूव्ड दैट। हाँ, फिर कोई शायद डिनाई नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक आप न्यूमेरिकली किसी चीज को प्रूफ नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई चीज आपकी जो है वो आपकी बातों की मदद से नहीं मानेगी। अब ऐसा कह लें कि जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग ये एक इंजन है, एक मशीन है। अब वो जो मशीन है
उसके अंदर ज़ाहिर है फ्यूल ने डलना है, पेट्रोल डलेगा, डीजल जलेगा। और किसी भी मशीन की वर्किंग एफिशिएंसी कह लें, उस पर डिपेंड करती है कि इसके अंदर जो फ्यूल यूज हो रहा है वो उसकी क्वालिटी क्या है। अगर तो वो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है तो मशीन की वर्किंग बहुत बेहतर होगी। लेकिन अगर उसमें वो जो फ्यूल है उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा है, गंद वगैरह है, मिक्सिंग है, तो ज़ाहिर है कि इंजन ये जी काम नहीं सही कर रहा, मोटर बाइक सही नहीं चल रही, बड़ी एवरेज कम दे रही है, भी आपने जो फ्यूल यूज किया हुआ है वो कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग जो है, अगर ये इंजन है तो इस इंजन का जो फ्यूल है वो इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इज द फ्यूल फॉर दिस इंजन। अगर मैंने इसको मशीन या इंजन कह दिया है, अगर मैंने इसको मशीन या इंजन कह दिया है तो ये इसके लिए फ्यूल का काम करेगा, इसके लिए फ्यूल है। इंजन की एफिशिएंसी फ्यूल पर, ये फ्यूल कहां से आया है? क्या ये फ्यूल, फर्ज करे मैं अगर पेट्रोल की बात करूं, आप कहें जी पेट्रोल पंप से आया है, वो पेट्रोल पंप से कहां से आया है? ये जमीन से निकला है। क्या जमीन में उस फॉर्म में निकला है जिस तरह से पेट्रोल पंप में अवेलेबल है? वैसा तो नहीं है। मशीन जो जो हम मशीन में यूज कर रहे हैं फ्यूल, वो इस तरह से नहीं है, वो जमीन से तो नहीं निकला। तो जमीन से एक्चुअली रॉ मटेरियल निकला था फ्यूल का, मड निकली थी, कीचड़ था वो, ठीक है ना। फ्यूल ऐसे निकलता है ना, जमीन से जो पेट्रोल या जो भी आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो वो उस फॉर्म में तो नहीं होता जिस फॉर्म में हम अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं। क्या किया जाता है, उस रॉ मटेरियल को, जिसे मैं डेटा कहते हैं, आप जिसे आप डेटा कहते हैं, जो फ्यूल जमीन से निकला समझ ले वो डेटा है। इसके बाद इस फ्यूल को ऑयल रिफाइनरी में ले जाया जाता है, ऑयल रिफाइनरी। उस ऑयल रिफाइनरी में इसको उस शक्ल में बदला जाता है जो शक्ल हमारे लिए यूजफुल है। फ्यूल, पेट्रोल, अगर वो ऑयल रिफाइनरी जिसमें उसे ले जाया गया है, अगर उसका जो प्रोसीजर वहां अडॉप्ट किया गया है वो अगर बेहतर है, मोर मॉडर्न टेक्निक्स हैं, एक्यूरेट है, उससे फिर जो फ्यूल बनेगा उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। और अच्छी क्वालिटी का फ्यूल जब आप मशीन में यूज करेंगे तो मशीन की वर्किंग बहुत बेहतर हो जाएगी। लाइक मशीन की वर्किंग डिपेंड की फ्यूल की क्वालिटी पे, और फ्यूल की क्वालिटी डिपेंड की कि जो रॉ मटेरियल जमीन से निकला था हमने उसे कैसे रिफाइन किया है। कहते हैं ना रिफाइनरी है, हाँ यही काम होता है। हो सकता है कोई बड़ी ओल्ड टेक्निक हो तो फिर तो अच्छी तरह वो फ्यूल रिफाइन नहीं होगा और उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा हो जाएंगी, कचरा वगैरह ज्यादा रह जाएगा, वो गाड़ियों में डलेगा, गाड़ियों की इंजन को खराब करेगा। लेकिन अगर उन्होंने अच्छे तरीके से, अच्छी तरतीब से, अच्छे टेक्निक से उसे रिफाइन किया तो उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होगी और उसकी वजह से जब वो मशीन में यूज होगा तो बहुत अच्छा। हम भी यही कह रहे हैं, डिसीजन मेकिंग एक मशीन है, उसका फ्यूल इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ज्यादा बेहतर होगी तो देन आप अच्छा डिसीजन कर पाएंगे। और वो इंफॉर्मेशन आपने डेटा से निकालनी है। कौन सा टूल लगाना है, हाँ यही है। अगर वो टूल ठीक होगा, मुनासिब होगा, वहां से जो इंफॉर्मेशन आपने एक्सट्रैक्ट की हुई होगी दैट इज मच बेटर। और अच्छी इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो फिर आप जो भी डिसीजन उसकी बेस पे करेंगे वो बिल्कुल क्वालिटी डिसीजन कहलाएगा। मैं शायद बात आपसे कर रहा था कि किसी शख्स का सोशल स्टेटस मेजर करना हो। आप कहें जी डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, मैं कहा जाओ डेटा इकट्ठा करो और उससे उसका सोशल स्टेटस जो है वो हमने जरा मेजर करना है। आप डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, उस शख्स का वेट, डेटा ही है ना, न्यूमेरिकल फैक्ट्स ही है ना, उस शख्स का वेट आप ले आए, देन आपने उसकी हाइट ले ली, देन आपने उसका ब्लड प्रेशर फर्ज करे नोट कर लिया, शुगर लेवल नोट कर लिया, वो 30-40 रीडिंग ले आए कि ले देखें जी मैंने इस शख्स की ये 40 रीडिंग या डेटा लिया हुआ है, अब जरा इसके ऊपर स्टैट्स का टूल लगा दें और मुझे बताएं इस शख्स का सोशल स्टेटस कैसा है। क्योंकि आप क्लेम कर रहे थे कि जी डेटा को हम स्टैट्स के टूल की मदद से इंफॉर्मेशन बना लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे कोई भी डिसीजन मेकिंग अगर हमें करना होता है तो हम कर लेते हैं। तो बताएं जी इसका सोशल स्टेटस कैसा है। भाई डेटा रेलेवेंट नहीं है, टूल आपके पास जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी के हैं, अगर डेटा ही रेलेवेंट नहीं है तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। फर्ज करें मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल की, ऑयल रिफाइनरी में बहुत अच्छी टेक्निक अवेलेबल है
और आप वहां पर कह दें ले जी गैस है, गैस के ऊपर ऑयल रिफाइनरी को भेज दिए, यहां से आप जरा पेट्रोल बना दें, भाई गैस से तो नहीं, वो तो जो ऑयल निकालने का जो रॉ मटेरियल है वहीं से ऑयल रिफाइनरी ऑयल निकालेगी ना, गैस से तो नहीं ऑयल निकाल देगी ना। तो इस वजह से आपने क्या करना था, सोशल स्टेटस मेजर करना था और डेटा ले आए हाइट का, वेट का, एज का, ब्लड प्रेशर का। हाँ, इससे फिजिकल स्टेटस जरूर शायद मेजर हो जाए कि वो फिजिकली वो शख्स जो है वो ओवरवेट है, अंडरवेट है, सेहतमंद है, ये क्या है, हाँ ये जरूर हो सकता है। तो फिर इसका मतलब ये स्टैट्स ने कर तो दिया है, लेकिन ये नहीं कि आप डेटा कुछ और ले आए, अपना डिसीजन कुछ और करना हो। तो डेटा रेलेवेंट होना चाहिए, ये पहला स्टेप। ठीक टूल अप्लाई करना चाहिए, ये दूसरा स्टेप। उसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ जी अब हम डिसीजन के काबिल है। अगर आपको किसी शख्स का सोशल स्टेटस का पता करना, तो उसका एजुकेशन का डेटा ले, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी इनकम का डेटा ले लें, ठीक है ना, ये जी मिडिल इनकम से है, तो फिर शायद उस शख्स का सोशल स्टेटस जो है वो आप मेजर कर पाए। लेकिन फिजिकल स्टेटस मेजर करना हो तो इससे नहीं पता चलता कि वो कितने पैसे कमा रहा है, उसकी एजुकेशन कितनी है, हाँ जी यहां से पता चला कि वो हेल्दी पर्सन है, नहीं, वो उसके लिए आपको वेट, हाइट और बाकी चीजों का डेटा लेना पड़ेगा। तो डेटा कलेक्ट करना, रॉ मटेरियल लेकर आना, ये रेलेवेंट होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करना इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए, ये एक्यूरेट होनी चाहिए। उससे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो रेलेवेंट होगी, और उसके बाद जब आप कोई भी डिसीजन करेंगे वो क्वालिटी डिसीजन जो है वो क्वालिटी डिसीजन हमारे पास हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जा रही है, ताकि आप किसी भी डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसलिए कि आपका काम, बहुत सारा काम डिसीजन मेकिंग का है, आपने डिसीजन करने हैं, आपने डिसाइड करनी है चीजें। आप जब चीजें डिसाइड करेंगी तो वो डेटा देखें, ये जो बजट्स वगैरह बनते हैं ना, बजट के एस्टिमेट्स और ये वो, तो बहुत सारे वहां पर स्टैटिस्टिशियंस और मैथमेटिशियंस से वो हेल्प लेते हैं कि ये हमारे पास इतनी फिगर्स आ गई हैं, इतना नंबर आ गया है, शाम को पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने हमसे रिपोर्ट मांगी है। तो ये तो नहीं करते कि डेटा हजारों वैल्यू उठा के उसके आगे ढेर लगा के रख देते हैं, ले जी सारा कुछ आ गया है। वो उसको कंपाइल करके रिपोर्ट्स बना के एंड देन, ठीक है, बहुत ज्यादा वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का डिसीजन है, तो उसके ऊपर वो फिर उसी हिसाब से वो मैथ स्टैट्स के टूल लगते हैं। ये आपका ये जो कोरोना की जो डिजीज फैली हुई है, मैं नेट पे बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ रहा हूँ, स्टेटिस्टिक्स के रिसर्च पेपर्स हैं। आपने भी इस चीज को आइडिया होगा जी, फलान दिसंबर में पाकिस्तान में ये खत्म हो जाएगी, सितंबर में डाउनफॉल जाएगा, इंडिया में ये जनवरी में जाएगा। ये कैसे पता चल गया लोगों को? ऐसे ही अपने तौर पर कह दिया, चले इंडिया का जनवरी कर देते हैं, रशिया का जो है वो मार्च कर देते हैं, पाकिस्तान का हम नवंबर कर देते हैं, शायद हो जाए। तो ऐसा नहीं है। मैंने वो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, वो स्टेटिस्टिक्स अप्लाई की है। कहां से? 4-5 माह तो हो गए ना, इट स्टार्ट फ्रॉम फेब से, इससे भी पीछे से डेटा आ गया ना, फैक्ट्स कि जी इस कंट्री में ये था, पाकिस्तान में ये था, इतना था, इस दिन ये हो गया, ये हो गया, तो डेटा तो आ गया तकरीबन 3-4-5 माह का। और उसको अगर आप डेली बेसिस पे ले ले तो 5 into 30 रीडिंग्स आ गई, डेटा आ गया। अब क्या करना जी, कैसे डिसाइड करना है कि अगले 4 माह में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो वहां पर वो स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक उन्होंने अप्लाई की है, और उसकी बेस पर वो गेस कर रहे हैं कि जी ये सितंबर तक या फलां डेट तक या फलां मंथ तक जो है उसमें डाउनफॉल चलेगा। तो कैसे डिसाइड किया? डिसाइड डेटा से इंफॉर्मेशन बनाई। हाँ, अगर वो बड़ा ही कोई रफ सा टूल लगा के कह देते जी चलें जी ये अगले साल जून में जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने बेहतर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है तो ज्यादा एक्यूरेटली वो शायद बता रहे हैं, तो उनकी बात को हम ज्यादा बेहतर समझेंगे। और हम भी यही कर रहे हैं, मैं भी यही कर रहा हूँ। मैं डेटा जब देखता हूँ मुझे पता चलता है यार ये तो बड़े ऐसे ही बड़े रफ से टूल है, कोई इतने अप्रोप्रिएट नहीं है। तो अब जो उसने बात इसकी बेस पर डिसीजन किया तो मैं को बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता। लेकिन वो जो डेटा सेट जिसके ऊपर बड़े एडवांस लेवल के स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई किए हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन है मैं उसके ऊपर ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैं कहता हूँ ये ठीक डिसीजन है, क्योंकि उसने ठीक, मेरा ख्याल, मेरे अपने आइडिया के मुताबिक उसने जो स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई किए हुए हैं वो मोर एक्यूरेट वन है। तो ये सारी जो आपको खबरें मिल रही हैं इंटरनेशनल रिसर्च के तौर पे कि जी इस मुल्क में ये हो जाएगा, इस मुल्क में ये हो जाएगा, यहाँ तक खत्म होगा, तो ये सब का सब उसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बेस पे जो है वो डिसीजन की पा रहा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि आप लोग कहें
तो एक क्वेश्चन आता है ना जी, हमें ही क्यों पढ़ाने लगे हैं? तो रीजन अब आपको समझ आनी चाहिए कि क्योंकि आपके पास डेटा नहीं आना है, आपको हमने डेटा से खेलना सिखाना है, ताकि आप उस डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। ये जो बातें मैंने आपसे की हैं, सारी की सारी बातें ये मैंने इसी एक स्लाइड पे जो है वो मैंने प्लेस कर दी है। स्टैटिस्टिक्स इज अ वे टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। तरीका बताता है, वे बताता है कि किस तरह से आपने डेटा से इंफॉर्मेशन लेनी। डेटा से स्टार्ट हुआ। डेटा क्या है? फैक्ट्स हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस। डेटा कलेक्ट करना, मैंने जैसे बात की ना कि फिजिक्स का जो बेसिक है वो जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा तो बात आगे चलेगी, मतलब उनके लिए, और केमिस्ट्री में वो एसिड बेस होगा तो कहानी स्टार्ट करेंगे। तो हमारे स्टैटिस्टिक की कहानी डेटा से स्टार्ट होगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं मीन कहां से कैलकुलेट करूंगा ना? डेटा से कहानी स्टार्ट होगी, तो डेटा से हम स्टैटिस्टिक्स के टूल लगा देंगे। उस स्टैटिस्टिक्स टूल लगाने के पास हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाएगी। इंफॉर्मेशन क्या है? ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे फैक्ट्स जो कि हम कम्युनिकेट कर सके, बता सके किसी को। अच्छा जी, क्या करना था इस इंफॉर्मेशन का? हमने डिसीजन कर, ये हमारा टारगेट। तो यहां से हमने स्टार्ट लिया है, ये हमारा अल्टीमेट गोल था, और बीच में ये दो चीजें आई कि स्टैटिस्टिक्स की मदद से हमने इंफॉर्मेशन बनाई। कौन सी इंफॉर्मेशन? वो तो अब डिपेंड करेगा कौन सी। ये तो नहीं कि जौन सी मर्जी इंफॉर्मेशन आप निकाल लें, कोई बात कि जो रेलेवेंट होगी इंफॉर्मेशन, जो मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, तभी हम उसकी बात कर सकेंगे। अदरवाइज ये तो नहीं है कि आप जौन सी मर्जी इंफॉर्मेशन वहां से जो है वो कैलकुलेट कर लें। तो डेटा, the subject of statistics will convert data into information, and that we use information for the decision making process, for the decision making purpose. एक मिनट जी, आप थोड़ा सा वेट करेंगे। हेलो हेलो जी। जी, तो इस तरह से इसलिए जरूरी था कि जी आपको बताया जाए, आप डिसीजन मेकर हैं, आपने फ्यूचर में डिसीजन करने हैं, आपको डेटा कलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो आपको रेलेवेंट डेटा कलेक्ट करना, एक जॉब खत्म हुई है, अभी एक जॉब रहती है, सही इंफॉर्मेशन लेनी है। देखिए बहुत सारे जो हमारे उधर यूनिवर्सिटी में भी मेरे जो कोलीग्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, कोई इकोनॉमिक्स से है, कोई फिजिक्स से है, वो हमारी जो होती है ना
प्रमोशन कह लें, वो हम रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, हमारा रिसर्च आर्टिकल कह लें। वो क्या करते हैं, मुझे अब फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने आते, मैं नहीं कर सकता ना, मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, वो मेरे कोलीग अपने अपने डिपार्टमेंट में करते हैं, ठीक, डेटा वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स उनको भी आती है, जाहिर है उन्होंने कोर्स हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है वो बात। लेकिन अब बात चूंकि क्वालिटी रिसर्च की आएगी तो वो हमारे पास आ जाते हैं, वो कहते हैं यार आरिफ साहब इसके ऊपर ना जरा स्टैट लगा दें। तो मैंने ना ऐसे जोक के तौर पे एक अपने कमरे में एक छोटा सा एक डंडा सा रखा हुआ, उसके ऊपर ना मैंने स्टैट्स लिखा हुआ है। वहां के जब मुझे कहते हैं ना स्टैट लगा दे, मैं वो डंडा सा उठाता हूँ, मैं कहने जी पीर साहब ने डंडा लगा दिया, वो कहते हैं जी अप्लाई कर दे, मैं कहा अब ठीक बोल रहे हैं आप, तो वो कहते हैं जी इसको स्टैट लगानी है। तो मैं फिर उनको सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप हर दफा मेरे पास आया करोगे, क्योंकि आपके फील्ड में यही डेटा रहना है, तो ये चंद चीजें हैं, अब सीख ले। कहते जी इस उम्र में हम फार्मूले कैसे ये इस तरह, तो आप तो हमने मरवा देना है वो कैलकुलेटर चला के। मैं कहता हूँ कंप्यूटर की हेल्प लें, हमारे स्टैट्स के सॉफ्टवेयर है ना, उसको मैंने सिर्फ बटन सिखाने हैं कि ये बटन प्रेस करो मीन आएगा। अब मसला सिर्फ उसको मैंने ये सिखाना है कि इस डेटा में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट होगी, क्या फार्मूले अप्लाई होंगे, वो सारी की सारी उनकी परेशानी खत्म हो गई। हाँ, वो कंप्यूटर को फीड किए गए हैं, कंप्यूटर खुद नहीं कर रहा, हमारे जो स्टैट्स के सॉफ्टवेयर हैं उसमें वो फार्मूले फीड कर दिए गए हैं। तो उनका काम अब सिर्फ ये सिखाना मुझे रह गया, इस डेटा से कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो जो बीच वाला पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का, कि कौन सा स्टैटिस्टिक्स कैसे अप्लाई करना है, वो अब उनका खत्म हो गया, वो काम खत्म हो गया, वो कंप्यूटर लगा देगा। आपको सिर्फ ये उधर से कहना है, हाँ ये स्टिल आपका जॉब है, कौन सी इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर कहेगा मेरे पास तो 1000 फार्मूले, आपको क्या चाहिए इसमें से, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये इंफॉर्मेशन जो है वो उनके लिए भी हेल्पफुल है, एंड देन वो इस काबिल होते हैं कि वो डिसीजन कर सकें कि मेरे फील्ड की फाइंडिंग्स क्या है। आपको भी इसीलिए मैंने टीच कर। अब ये अच्छा एक और चीज मैं आपको बोल दूं, आपका जो पेपर है एक एफएससी, फर्ज करें आप आईकॉम या एफएससी वगैरह में पढ़ रहे हैं, वहां आ जाएगा 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। फर्ज करें ये क्वेश्चन आता है, तो मैंने जो आपसे सारी डिस्कशन की है ये उसमें आपको लिखनी पड़ेगी कि फॉर एवरी फील्ड वी कलेक्ट डेटा एंड देन वी कन्वर्ट दैट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज द फिनिश प्रोडक्ट, व्हाटसोएवर जो भी मैंने डिस्कस किया वो उसके हिसाब से 10 नंबर। लेकिन आई कैप तो ऐसे नहीं कर, आई कैप का क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आना, डिफाइन दिस बिल्कुल नहीं, एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज है आपके पास। तो एमसीक्यूज में इसी चीज को इसी क्वेश्चन को वैसे पूछ सकता है, रॉ फैक्ट्स इज कॉल्ड, रॉ फैक्ट्स नीचे डेटा इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से, तो रॉ फैक्ट्स डेटे को बोलेंगे ना, ये क्वेश्चन। तो आपको डेफिनेशंस रटनी नहीं है, जिसे रटने का मतलब समझ नहीं है ये क्या है, हम वर्ड बाय वर्ड याद कर ले, किसी को नहीं आपने याद करना, ये नहीं पेपर में आनी, लेकिन आपको कंसेप्चुअली चीज पता होगी कि रॉ फैक्ट इंफॉर्मेशन को कहते हैं कि डेटे को कहते हैं, तो डेटे को कहते हैं, यहां से निकल के इंफॉर्मेशन ने बनना है। तो ये चीज बस पता होनी चाहिए, नो नीड कि आप वर्ड बाय वर्ड इसको रटे देखें। मैं चूंकि आपको देखें डेफिनेशन समझाऊंगा तो फिर ही पता चलेगा कि इसका मकसद क्या था, ये क्यों ऐसा था। फिर याद रखने की बात, वो वर्ड टू वर्ड याद ना रखें, सिर्फ कंसेप्चुअली पढ़ ले। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन समझ लें। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ, अब ये जो मे का वर्ड है इसका मतलब है कि क्या स्टैटिस्टिक्स को किसी और तरह से भी लिख सकते हैं, किसी और तरह से भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। अक्सर आपने पढ़ा होगा जब वो किसी चीज की डेफिनेशन लिखते हैं ना इकोनॉमिक्स वगैरह में, अकॉर्डिंग टू जॉन बेरी, कि उसके मुताबिक ये डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू ब्लैक स्मिथ ये डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू जेरी बेंडर ये डेफिनेशन, तो अकॉर्डिंग टू, तो स्टैटिस्टिक्स किसी और तरह से भी डिफाइन की जा सकती है। डिपेंड करता है कि हम किस क्लास को स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं। मैं बिल्कुल एलिमेंट्री क्लास को पढ़ा रहा हूं, उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं स्टैटिस्टिक्स जिन्होंने कभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी भी नहीं है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे। हाँ, डेफिनेशन सबसे मुश्किल काम है, याद करना नहीं,
डेफिनेशन देना सबसे मुश्किल काम है। क्यों? डेफिनेशन वो चंद वर्ड्स होते हैं, चंद वर्ड्स में भी, एक लाइन में भी दो लाइंस के वर्ड, वो चंद वर्ड्स होते हैं जो हर जगह पर बिल्कुल फिट बैठे, वरना डेफिनेशन गलत हो जाएगी ना। आप तो कह रहे थे कि ये चीज है, तो ये तो फिर आ ही नहीं रहा, ये तो डेफिनेशन ही गलत हो गई। अब देखें ना, आप कंप्यूटर की डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो जो उस पर फिक्स होगा वो कंप्यूटर, it is an electronic device that works under the instruction, that can process data, that can store data। आपके आईटी के टीचर ने में भी बताया हो। तो क्या ये आपके जो मोबाइल फोन है ये इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते? उतरते तो ये भी छोटे से कंप्यूटर ही हैं। और क्या है ये डेटा, आप इसमें मेमोरी कार्ड लगता है, स्टोर भी हो जाता है, आप इसके ऊपर थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, कुछ के सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, इसका प्रोसेसर है, तो ये भी तो एक छोटा मोटा कंप्यूटर की डेफिनेशन पे उतर गया, तो ये कंप्यूटर है। हाँ, डेफिनेशन सबसे मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर मेक अ वर्ड है, तो इससे मुराद ये होती है कि इसका मतलब है और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि किस लेवल को हम टीच कर रहे हैं, और आपके लेवल के लिए जो डेफिनेशन है वो मैंने नीचे दी, तो इसलिए मेक अ वर्ड है। अब बात आ गई साइंस। साइंस उस चीज को कहते हैं जिसके हमारे स्टेप फिक्स होते हैं, अपनी मर्जी नहीं होती, अच्छा जी ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। साइंस में चीजें डिफाइन की हुई होती हैं, आर्ट में नहीं होती। आर्ट में इंसान अपने एक्सपीरियंस से कहता है जी मेरा तजर्बा ये कहता है जी ये पहले होना चाहिए, फिर अपने तजर्बे की बेस पर मैं कहता हूं ये ऐसे होना चाहिए। दैट्स ट्रू, कोई हर्ज नहीं है। साइंस कहती है कि अगर आपने ये काम करना है तो ये तरतीब होनी चाहिए, ये टेस्ट होने चाहिए, आपका तजर्बा नहीं उसमें इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए इसके स्टेप फिक्स हैं। और दूसरा, हम कहते हैं कि साइंस में हम अपने बुजुर्गों के कंधों पर खड़े होकर काम करते हैं। लोग कहेंगे बड़े बदतमीज हैं जी, आप कंधों पर खड़े हो जाते हैं। तो मकसद उसका ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट ने ऑलरेडी चीजें प्रूफ कर चुके हैं, ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं, हम उनको दोबारा प्रूफ करने नहीं बैठ जाते, हम उनको यूज करते हैं, उससे आगे बात करते हैं, कहें यहां तक तो हम पहुंच गए, इससे आगे चले। किसी जगह पर कोई काम करना पड़े किसी भी साइंटिस्ट को, ओके ये कैसे सॉल्व करें, अच्छा जी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये मोशन, बट ठीक है, वो ये नहीं करने बैठ जाएगा कि देखें चेक करें न्यूटन लॉ ठीक भी था कि नहीं, मेरा काम तो ये है कि पहले उसको चेक कर लूं, नहीं ऐसा नहीं, वो तो फिर उधर ही रहे। जो चीजें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, हाँ कोई प्रूफ कर दे ये गलत है तो गलत हो जाएगी ना, लेकिन जब तक नहीं है उस वक्त तक तो फिर आपको उनको एज इट इज लेना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं कंधों पर खड़े होकर काम करना। आर्ट में नहीं, आर्ट में इंसान अपने तजर्बे की बेस पर कहता जी कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। तो स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ कलेक्शन। डेटा कलेक्ट कैसे करना है, पहला काम है ना। डेटा कलेक्शन की भी पैटर्न है, आपको थोड़े आपके कोर्स में कोई बहुत ज्यादा नहीं है डेटा कलेक्शन मेथड्स, तो जितने अच्छा एक मैं इस कोर्स में जितनी वेटेज जिस सब्जेक्ट की होगी, इंपॉर्टेंस कह लें, मैं उतना ही डिस्कस करूंगा। मुझे आइडिया है कि आई कैप ने अपनी बुक में से बहुत ज्यादा नहीं लिया, जस्ट एक पेज के ऊपर 2 पेज के ऊपर किया, तो मैं भी उतना की डिस्कस करूंगा। ये आर्टिकल उसने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया, मैं भी उसको उतनी ही डिटेल के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये हर क्लास का लेवल होता है ना। मैथ आप भी पढ़ के इस क्लास से निकलते हो, मैथ क्लास 2 का बच्चा भी पढ़ता है, वो 2 जमा 2, 2 ज़रब 2, 2 जमा 4, 8 को 3 पे तकसीम करना सीखता है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखते हो, तो मैथ तो दोनों पढ़ रहे हैं, लेवल का फर्क है ना। तो यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ उतना तो आपको सिखाया जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स आपको बताएगी कि जी कैसे आपने डेटा सही तरीके से कलेक्ट करना है। ये तो नहीं आप जिस तरह से मर्जी जाके डेटा ले आए, तो हम आपको ऐसी साइंस है ये स्टैटिस्टिक्स जो कलेक्शन करना बताती है। रिप्रेजेंटेशन बताएगी, डेटे को लिखना कैसे है। आपका लिखना कैसे, कॉपी पर लिख दें, नहीं, आप इस तरतीब से डेटा आपको लिखना सिखाया जाएगा कि वो डेटा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, पढ़ने वाला फौरन समझ जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तरतीब तो ये होनी चाहिए, ये तो नहीं कि उसको बताने के लिए साथ एक बंदा बैठा हुआ हो कि भी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। कभी होता नहीं है, आप ऐसा लिखते हो और या अब वैसे समझ लो, अगर आपकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे तरीके से आपने लिखा है, तो अगला कहता हाँ यार सारा समझ आ रहा है। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो वो कह रहा है यार कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। तो हम भी आपको सिखाएंगे कि डेटा प्रेजेंट कैसे करते हैं। मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा,
मैं कहूंगा बताएं जरा इस डेटा में क्या है, आप कहें जी शायद उसमें वो चीज हो लेकिन हमें तो नजर नहीं आ रही। फिर उसी डेटा को मैं एक डिफरेंट वे से प्रेजेंट करूंगा, जो कि स्टैटिस्टिक्स मुझे बताएगी कि ये है डेटा प्रेजेंट करने का सही मेथड। मैं डेटा डिफरेंट वे से प्रेजेंट करूंगा, फिर वही इंफॉर्मेशन पूछूंगा दोबारा से। आप कहेंगे ये देखें जी क्लियर नजर आ रही है, तो पहले क्यों नजर नहीं आ रही थी कि डेटा सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया था, लिखा नहीं गया। तो आपको सिखाया जाएगा कि जी डेटा जब आप कलेक्ट कर ले, एक आपका जॉब अभी हुआ है, तो स्टैटिस्टिक्स कहती है जी आपको अब ये भी हमें सिखाना है कि डेटा लिखते कैसे हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, हजारों वैल्यूज को चंद लाइनों में कैसे लिखना है कि वो वैल्यूज भी नजर आए और बिल्कुल कंपैक्ट फॉर्म में भी वो चीजें जो है वो आपको नजर आए। लेकिन आप किसी जगह पर सफर पे जाने लगे हैं, आपके पास बेशुमार सामान है, तो आप क्या करते हैं, प्रॉपर वे से उसकी पैकिंग करते हैं। पैक करते हैं ना, चंद चंद जगहों पर पैक करके ले आते हैं। आप कहें ये देखें जी उसी सामान को मैंने चंद चंद बैग्स में पैक कर दिया है और अब मैं इसको ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं। तो हम भी आपको स्टैटिस्टिक्स भी कलेक्शन के बाद डेटा पकड़ के ले आए, आप कहेंगे ठहर जाए जी अभी हम लिखने लगे हैं, इसको इतना कीमती चीज है इधर उधर ना फेंक देना, इसको तरतीब से लिखना ताकि समझने वाला समझे। तो आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्कीम सिखाई जाएंगी, उनमें ग्राफ भी होंगे। ग्राफ भी डेटा प्रेजेंट होता है ना। आप कॉलेज में लाइक बाहर गए हुए हैं, 6-7 घंटे आप उधर गुजार आए हैं, और जब घर गए यार मैं जो क्रिकेट में बड़ी इंटरेस्ट थी, तो पता नहीं आज मैच का क्या बना है, तो आप जरा ग्राफ देख लें। ग्राफ देखा आपने और आपको ग्राफ में ये चीज नजर आ रही है कि जी ये पहली टीम जो है वो कुछ ऐसे ऐसे परफॉर्म किया है, और जो दूसरी टीम है वो कुछ ऐसे चल रही थी, और देन मैच फिनिश हुआ। तो आपने कहा अच्छा जी ये देखें कितनी जल्दी आपने डिसीजन करना है कि ये जो टीम है ये फर्ज करें इंडिया की टीम है और ये पाकिस्तान की टीम है। तो आप कहेंगे जी कि जो इंडिया था उसने स्टार्ट तो बड़ा स्लो लिया है, 10-15 ओवर तक तो बड़ा ही कम रन रेट था, लेकिन 15 ओवर्स के बाद जो है वो बड़ा बूस्ट किया उन्होंने, बड़ी जल्दी रन रेट बढ़ा। पाकिस्तान का इनिशियली 40-45 ओवर तक तो एक्सीलेंट रन रेट था, आखिर में 3-4 बैट्समैन इकट्ठे आउट हो गए एंड देन उनका रन रेट कम हो गया एंड देन पाकिस्तान लॉस द मैच। देखें 100 ओवर का मैच है, 50 एक ने खेले, 50 एक ने खेले हैं, उन्होंने 7 घंटे लगा दिए मैच में, और आपने समझने के लिए 7 मिनट भी नहीं लगाए, 7 सेकंड में आपने सारा समझ लिया है। क्यों? इसलिए कि डेटा बड़े प्रॉपर वे से क्या किया गया था, प्रेजेंट किया गया था, बताया गया था आपको। तो ग्राफ इसीलिए बनाए जाते हैं, डेटा प्रेजेंटेशन टेक्निक है। हम आपको डिफरेंट ग्राफ सिखाएंगे कि इस सिचुएशन में द बेस्ट ग्राफ इज दिस वन। इस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम आपको प्रेजेंटेशन स्कीम सिखाएंगे, हाउ टू यूर प्रेजेंट डेटा प्रॉपरली। कुछ टेबल सिखाएंगे, टेबल्स की मदद से डेटा लिखना सिखाएंगे, ग्राफ की मदद से डेटा लिखना सिखाएंगे। पर्पस एक होगा कि समझने वाला फौरन समझे। फिर इसका कुछ एनालिसिस करेंगे न्यूमेरिकली। देखें अभी तक तो आपने डेटा कलेक्ट किया है और लिख दिया है, कुछ किया तो नहीं ना, बस एक तरतीब से लिखा है आपने, और तो नहीं उसमें से कुछ किया। इसके बाद हम उस डेटा को जब हम तरतीब से लिख लेंगे ताकि पढ़ना तो आए ना। देखिए कोई काम शुरू करने लगे हैं आप, टेबल पे चीजें पड़ी हुई हैं, आप पहले ना जरा बुक्स को लहदा करके खीप लगा लेते हैं, कापियां लहदा रख लेते हैं, पेंसिल उठा के दराज में रख ली, अब क्या जी हाँ जी अब मैं अपना काम करता हूँ। क्यों? मैंने जरा चीजें तरतीब से रख ली हैं। तो आप ये समझ लें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यही है, जो डेटा आप इकट्ठा कर लाए हैं आप उस डेटे को तरतीब से रख लेते हैं ताकि जो चीज आपको चाहिए फौरन आप कहेंगे अच्छा ये बुक यहाँ पड़ी हुई है, कॉपी ये पड़ी हुई है, दराज खोले पेंसिल ले ली और देन अपना काम किया। अब काम क्या, एनालिसिस। हम इसमें से कुछ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अभी तक कुछ भी नहीं किया प्रेजेंटेशन में, मैंने कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं निकाली, मैंने तो डेटा जरा तरतीब से लिखा बस, और कुछ भी नहीं किया। इसके बाद एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस जैसे मीन लगाऊंगा तो मैं कहूंगा मैंने एनालिसिस किया और मीन का आंसर आ गया 40। फिर और भी बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक आपको सिखाएंगे एंड देन इंटरप्रेट करेंगे कि जी डेटा लिया था उसको मैंने प्रेजेंट कर दिया प्रॉपर वे से,
एनालिसिस कर लिया, कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स आ गए, क्या मीनिंग क्या है इसका? अब देखें, अगर मैं आपको कहूं मीन या एवरेज, कि जी मीन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो आप कहेंगे मीन को एवरेज कहते हैं, एवरेज को मीन कहते हैं, ठीक है जी, लेकिन इंटरप्रेट तो नहीं ना किया आपने, तो सिर्फ उसका नाम बोला है। और ये भी बता दूं, एवरेज और होती है, मीन और होता है। आप कहें हैं सारी जिंदगी तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा, मीन और होता है, एवरेज और होती है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे अपना एवरेज का, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम एवरेज का, समझ आ जाएगी कि मीन और एवरेज में फर्क है क्या, ठीक है ना। अब तक चूंकि आपको नहीं पता, तो इसलिए आप उसे एक ही बात कह रहे हो, और उसके बाद फिर आप चैप्टर जब पढ़ लेंगे एवरेज का, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एवरेज का, समझ आ जाएगी कि मीन में क्या फर्क है और एवरेज और मीन में फर्क होता क्या है। तो जब मैं आपसे पूछूं किसी डेटे का मीन 40 है, इसे इंटरप्रेट करें, आपका जी एवरेज 40 है, भाई आपने तो नाम ले रहे हैं उसका, बता तो नहीं रहे इसकी मीनिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन। तो फिर अगला स्टेप होगा कि जो हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अपने डेटे से कर लेंगे, उस पर छोड़ नहीं देंगे। ये नहीं, हमारा काम नहीं फिनिश हुआ कि जी मैंने कैलकुलेशन किया, मीन कैलकुलेट किया था 40 है जी, 40 आंसर आया। कोई पूछेगा आपसे, अच्छा ये 40 आंसर आया, इसका मतलब तो बताओ मुझे, वो कहेंगे बस आंसर 40 है, मैं मतलब क्या बताऊं, आंसर तो बता दिया मैंने। यहां पर काम खत्म नहीं होगा। ये वो स्टेप है जब आप ये समझ लें कि हमारी मेन स्टडी में हम बस यहीं तक रहते हैं, आंसर पीछे एक्सरसाइज के आंसर दिए होते हैं, पीछे जाके देखते हैं, हाँ जी मेरा आंसर 40 आ रहा है, ये पीछे भी 40 लिखा, चलो जी ठीक हो गया, पता नहीं इसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन नहीं ना करते। हमने तो इसको चूंकि यूज करना अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, तो जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि इसकी मीनिंग क्या है, तो कैसे मैं इसकी 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 जो है वो नहीं कर पाऊंगा। तो 4 स्टेप हमने सीखने हैं। हाउ टू कलेक्ट डेटा, व्हाट आर द मेथड्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स फॉर द एनालिसिस, एंड हाउ टू इंटरप्रेट द कैलकुलेटेड रिजल्ट्स। जो हमने एनालिसिस के रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लिए, इसकी कैलकुलेशंस हमने जो है वो किस तरह से परफॉर्म करनी है। ऑफ किसका काम करना है, ये सारा न्यूमेरिकल डेटे का, न्यूमेरिकल डेटे के ऊपर ये परफॉर्म करना है अंडर अनसर्टेन कंडीशंस। अनसर्टेन को मैंने अंडरलाइन किया है, इससे क्या मुराद है, ये अनसर्टेन कंडीशन से क्या मुराद है। अच्छा फर्ज करें मैं एक कॉइन है, सिक्का है, उसको फ्लिप करता हूं, हवा में फेंकता हूं, और डेटा मैंने या कंक्लूड मैंने ये करना था कि ये कॉइन किधर गिरेगा, हवा में ऊपर चला जाएगा या जमीन पर गिरेगा। एक दफा मैंने कॉइन फ्लिप करके देखा तो पता चला कि वो कॉइन जमीन पे गिरा है। मैंने रीडिंग नोट कर ली ऑन अर्थ, मैं कहा दोबारा फेंकते, दोबारा मैंने सिक्का फेंका, फिर देखा कहां पर गिरा है, ऑन अर्थ, मैंने दोबारा भी नोट कर लिया, दोबारा भी जमीन पे गिरा, नीचे गिरा है ना, हवा पे नहीं गया। तीसरी दफा, फोर्थ, फिफ्थ, क्या कर रहे हो, डेटा तो वेरी नहीं कर रहा, हर दफा सिक्का जमीन पे गिर रहा है। फिजिक्स कहती है कि ग्रेविटी की वजह से आप अगर वो फोर्स में रहते हो तो वो जो चीजें ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेंगी। आप कहते जरा मीन निकाल के देखें, ये करके देखें, ग्राफ बना के देखें। ग्राफ तो उस वक्त बनाओ जब कभी वो जमीन पे गिरे, कभी वो हवा में चला जाए, कभी लेफ्ट चला जाए, कभी राइट चला जाए, और आप कहें पता नहीं क्या होना है, तो फिर तो बात आप स्टैटिस्टिक्स की करें। लेकिन अगर आप में डेटा वेरी ही नहीं कर रहा तो फजूल काम है जो आप कर रहे हो, बार बार किए जा रहे हो, डेटा कलेक्ट किया जा रहे हो, बाद में देखते हो कि जी देखें तो सही कि इसका मीन क्या आया, वेरिएंस क्या है, तो ये तो फजूल है। डेटा या स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट उस वक्त आपको जरूरत पड़ेगी, उस वक्त अपना रोल प्ले करेगा, उस वक्त आपको रिक्वायर्ड होगा जब हमें अनसर्टेनिटी हो, पता नहीं क्या डेटा आना। लाइक उसी सिक्के की बात कर लें जो आपने फ्लिप किया था, और इस दफा ये नहीं नोट करना कि वो सिक्का किधर गिर रहा है, हवा में जा रहा है या जमीन पर आ रहा है। आप नोट करें उसके ऊपर हेड आया कि टेल, दो साइड्स होती है ना कॉइन की, हेड टेल। नोट कर ले जी, हेड आ गया, आपने नोट करके लिख लिया, दोबारा फेंकें जी इसको, अब क्या आया जी, अब टेल आ गई, अब दोबारा फेंके, अब फिर टेल आ गई। अच्छा बता सकते हैं कि फोर्थ टाइम फेंकने लगे हेड आएगा कि टेल आएगा, वी डोंट नो, अनसर्टन, अनसर्टन, यस देयर इज अ नीड फॉर स्टैटिस्टिक्स। पढ़ेंगे हम फोर्थ चैप्टर, कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि जी अगर आप सिक्का फेंकेंगे, 2 सिक्के फेंकेंगे, 3 सिक्के फेंकेंगे, लूडो का दाना फेंकेंगे, ताश के पत्ते निकालेंगे, कुछ इस तरह की बातें हम करेंगे। क्या होगा, क्या डेटा आएगा, क्या पॉसिबिलिटी है, फिर इसी चीज को लेकर आप बिजनेस में चले जाएंगे
कि अच्छा जी अब सीख लिया हमने पॉसिबिलिटी, तो क्या पॉसिबिलिटी इस बिजनेस में नुकसान होने की, क्या पॉसिबिलिटी है इस बिजनेस में प्रॉफिट होने की, क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज की। तो देन जब तक कंडीशन अनसर्टन नहीं है, जब वेरिएशन डेटा में नहीं आ रही ना, डेटा वेरी नहीं कर रहा, देयर इज नो नीड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक वर्ड, एक सेंटेंस ये है, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद वेरिएबिलिटी, statistics deals with variability, statistics deals with variability. Deals with variability. मैंने ये नहीं कहा रिमूव द वेरिएबिलिटी कि जी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की और हर दफा आप सिक्का फेंका तो हेड ही आना शुरू हो गया जी, क्यों जी स्टैट्स अप्लाई कर दी, ऐसा नहीं है। डील्स विद, किस सिचुएशन में क्या करना है। एक बीज था, एक प्लॉट में 100 किया 40 केजी प्रोडक्शन आई, दूसरे प्लॉट में तकरीबन प्लॉट उसी तरह का था 40 केजी आई, तीसरे में 40 केजी, 50 40 केजी 40 केजी। क्यों किए जा रहे हैं, मीन निकालने, रहने दें, ग्राफ बनाएं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर क्या करें, उन्हें कहा ये बीज डालेंगे 40 केजी आएगी, बस खत्म काम, वेरिएबिलिटी नहीं है। हुआ क्या है, बीज डाला उसी किस्म का प्लॉट था 40 केजी, उसी किस्म का प्लॉट, उतना ही बीज, सारा कुछ वही किया, लेकिन 45 केजी। इसलिए थोड़ा बहुत तो पता नहीं क्या हुआ जी, जमीन तो एक जैसी नजर आ रही थी। तीसरे प्लॉट में डाला, वो भी उसके करीब था, नहर के साथ ही था, लेकिन उधर 42 केजी, इधर 30 केजी। अब क्या करें, 42 बताएं, 30 बताएं, 40 बताएं, 41 बताएं, अब क्या करें। तो स्टैट्स कहते हैं मीन, ये आपको तरीका बता दिया, इस सिचुएशन में इस तरह से डील कर लें। तो कब जरूरत पड़ी, जब डेटे में वेरिएशन आई, फिर सारे स्टैट्स के टूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक सिंपल स्टेप, जिस स्टैट्स क्यों पढ़नी है, बता दे, डील्स विद वेरिएबिलिटी। ऐसे तमाम डेटा सेट्स जो वेरी कर जाएं, जो अनसर्टन हो, जिनमें सर्टेनिटी ना हो कि जी ये रीडिंग जरूर आएंगी, तो देन क्या करें जी, स्टैट्स के टूल लगाना स्टार्ट कर दे, आपको सिखा देगा कि किस तरह से आपने इसके साथ जो है वो डील करना है। तो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद वेरिएबिलिटी। तो आई थिंक सो मेक अ वर्ड, डेफिनेशन फिक्स नहीं है, यूजुअली हम ये यूज करते हैं फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट्स। साइंस स्टेप फिक्स है, क्या ये 4 काम करने हैं, कब करने हैं, न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर करने हैं, किस सिचुएशन का हो, जब पता ना हो कि न्यूमेरिकल रीडिंग्स क्या आएंगी, तो हम स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पकड़ेंगे, ये 4 हम उसके ऊपर ऑप्शंस करेंगे। जस्ट लाइक जैसे आप किसी बैंक में जाते हैं और आपने चेक कैश कराना है, तो आपको डिफरेंट प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। पहले जी अपना बैलेंस चेक कराएं, सिग्नेचर वेरीफाई कराएं, अकाउंट में पैसे देखें, फिर आप कैशियर के पास जाएंगे, वो टोकन दे देता है और आप अपना चेक ले आते हो, ठीक है ना। तो यहां पर इन स्टेप से गुजरने के बाद हम डिसीजन मेकिंग तक पहुंचेंगे। पहले प्रॉपर वे से डेटा कलेक्शन करनी होगी, फिर प्रॉपर वे से डेटा लिखना होगा, देन उसका एनालिसिस, एट द एंड हम उसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। स्टैटिस्टिक्स इज द सब्जेक्ट which deals with the variability, जो कि मैंने अभी लिखा था। No two objects in the universe are exactly alike, बिल्कुल एक जैसे है ही नहीं। अल्लाह ताला ने इतने इंसान पैदा किए हैं, शायद 2 इंसान बिल्कुल एक जैसे नहीं है, ऐसा ही है ना, उनमें लिटिल बिट कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर है। इफ दे वर, अगर वो एक जैसे होते, नो ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स आर एग्जैक्टली अलाइक, इफ दे वर, अगर होते, देयर वुड हैव बीन नो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, तो वाकई स्टैटिस्टिक की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये उन सिचुएशन में हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है whenever there is an variability in the data। मैंने एग्जांपल दी, क्या कह रहे हैं जी, कभी वही बीज यूज करें तो 40 केजी, वही बीज यूज करें 45 केजी, वही बीज यूज करें 50 केजी, तो फिर स्टैट्स यूज करें, स्टैट्स के टूल यूज करें। और अगर उनमें कोई फर्क ना होता, अगर उनमें कोई वेरिएशन ना होती, तो देन देयर वुड बी नो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि शायद ही आपको, मैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की बात करूंगा, शायद ही 2 ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल एक जैसे मिले, वहां आपको शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े। स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है उसकी 2 मेन ब्रांचेस हैं।
काम उसने वही करना है, डेटा कलेक्ट करना, करते करते उसने डिसीजन मेकिंग पर आ जाना है। लेकिन हर जो ब्रांच है उसका काम डिफरेंट है ना। आप कॉलेज में भी आते हैं या में भी आप आए हैं, आपने कहा जी हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, अब आपको वो एग्जामिनेशन ब्रांच में तो नहीं भेज देंगे, वो इंफॉर्मेशन डेस्क पे भेजेंगे आप, ये जी इनका काम है, ये हमने इंफॉर्मेशन डेस्क बनाया हुआ है, इनका काम आपको इंफॉर्मेशन देना है। आप आते हैं जी मैंने एग्जाम फॉर्म लेना है, तो आप इंफॉर्मेशन डेस्क पे नहीं जाएंगे, या आप अकाउंट ऑफिस में नहीं जाएंगे मैंने एग्जाम फॉर्म लेना है, आप एग्जामिनेशन ब्रांच में जाएंगे, वहां पर जाके आप उनको कहेंगे कि मुझे एग्जाम फॉर्म दे। तो हर ऑफिस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, ब्रांचेस कहते हैं, डिपार्टमेंट्स कहते हैं, और हर ब्रांच का अपना अपना स्पेसिफिक काम होता है। तो स्टैटिस्टिक्स की भी इसी तरह से 2 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच की अपना अपना काम है। स्टैटिस्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन ब्रांचेस। कलेक्टिवली डेटा से डिसीजन मेकिंग तक पहुंचना, लेकिन इस दौरान जो हमें स्टेप्स करने पड़ते हैं, इसमें से कुछ स्टेप्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव ब्रांच का काम है, जो कि स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है, और कुछ काम जो है वो इन्फरेंशियल ब्रांच ने करना है। हमारा जो कोर्स चलेगा वो 2 ब्रांचेस के ऊपर है। पहले जो टूल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव ब्रांच के क्या क्या काम है, वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इन्फरेंशियल ब्रांच का काम पढ़ेंगे। अब डिस्क्रिप्टिव ब्रांच में क्या क्या पढ़ना, ये पढ़ना मतलब इस चीज को हमने पढ़ना है, आप ये ना समझे कि ये पता नहीं टीचर ने आज पढ़ाई दी है। इस काम क्या है, इन्वॉल्व्स इन ऑर्गेनाइजेशन। इस ब्रांच का काम है कि डेटे को ऑर्गेनाइज करना, समराइजेशन, डिस्प्ले ऑफ डेटा इनटू टेबल ग्राफ्स, बता रहा था ना प्रेजेंटेशन, वो इस ब्रांच का काम है, एंड समरी नंबर्स, एनालिसिस करना, ये कुछ एनालिसिस के फार्मूले हैं। तो डेटा कलेक्ट करना, डेटा प्रेजेंट करना, डेटे को टेबल ग्राफ की मदद से लिखना, और वहां से कुछ कैलकुलेशन करना, ये सारा डिस्क्रिप्टिव ब्रांच का काम है। और यही हमने पहले पढ़ना है कि जी कैसे कलेक्ट करना है, कैसे लिखना है, ग्राफ कैसे बनाने हैं, समरी नंबर कैसे आपने जो लिखे हुए हैं ये कैसे करने हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये डिस्क्रिप्टिव ब्रांच का काम है। ये उसी तरह की बात है जिस तरह से आप डेली लाइफ में कोई लड़ाई हो गई तो आप कहते हैं यार जरा डिस्क्राइब तो करो क्या हुआ है, बताओ तो सही क्या हुआ है। एग्जाम में भी क्वेश्चन कभी आता है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स, होता है ना क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स, और नीचे कोई जो है वो मुख्तलिफ टर्म्स लिखी हुई होती हैं, केमिस्ट्री की या बायोकेमिस्ट्री की या फिजिक्स की, और आप क्या करते हो, आप वो वाले मेथड, वो वाले वर्ड्स, वो वाले ग्राफ कह दें, वो वाला फार्मूला कह दें, कोशिश आपकी ये होती है कि किसी तरह से आप उन वर्ड्स को अच्छी तरह क्या कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें, बता सकें। तो स्टैट्स भी यही काम करती है, वो कहती है जी कि ऐसी कोई टेक्निक, ऐसे कोई फार्मूले हम लोग यूज करके स्टूडेंट्स को समझाएं कि हम किसी को डेटा अच्छे तरीके से बता सकें। डिस्क्राइब करना यही होता है ना, बताना, डिस्क्राइब करना, बता सकें। तो ये एक तो ये ब्रांच होगी जो कि हमने मेनली स्टडी करनी, डिस्क्रिप्टिव, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ बेटर वे से डेटे को ऑर्गेनाइज करना, उसको डिस्प्ले में लेकर आना और कुछ कैलकुलेशन करना। देन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फर करना, नतीजा अखज करना कि क्या इसमें से हम रिजल्ट ड्राइव करेंगे, क्या इसमें से हम नतीजा जो है वो अखज करेंगे। इन्फर करना ना, नतीजा अखज करना, यूजिंग द इंफॉर्मेशन जो कि मैंने इस ब्रांच में कैलकुलेट की थी, अब इस ब्रांच ने क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ इन्फरेंस अबाउट द पॉपुलेशन। मैंने इंटेंशनली ये 2 वर्ड नहीं आपसे बोले क्योंकि ये दोनों वर्ड अगली डेफिनेशन में आएंगे, सैंपल और पॉपुलेशन। बड़ी डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं आप नोट किया होगा कि मैं बार बार एक चीज को रिपीट करता हूं, आई नो कि मैं रिपीट कर रहा हूं, तो आप अभी तो आप बता कर गए थे, फिर वही बता रहे हैं, फिर वही बता रहे हैं, याद हो जाए आपको ना, रट्टा ना लगाना पड़े डेफिनेशन को, वैसे याद हो जाए। जैसे बच्चों को टेबल बार बार हम रिपीट करवाते हैं कि जी टेबल याद हो जाए। तो डिस्क्रिप्टिव ब्रांच का काम है सिर्फ डेटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इन्फरेंशियल ब्रांच का काम है नतीजा अखज करना,
इन्फर करना। ठीक है ना, वो जो मैं आपको वो कोरोना वायरस और इस तरह की बातें कर रहा था, तो आप कहें जी पहले तो सारा डेटा इकट्ठा किया, सारा डेटा ले लिया कि ये जी 3 4 5 महीनों का डेटा है, मुख्तलिफ टूल्स लगाए, ग्राफ बनाए, बता दिया, और फिर क्या किया, इन्फर किया अगले 4 महीनों में ये डिक्लाइन होगा। ये इन्फर है, नतीजा अखज करना ना, इन्फर करना। लड़ाई हुई, आपने पूछा अच्छा जरा बताओ क्या हुआ था, वो जी वो आया, उसने उसको गाली दी, उसने फिर पत्थर मारा, ये किया वो किया। डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्राइब किया जा रहा है। फिर आप क्या कहते हो, अच्छा अब मैंने सारी आपकी बातें सुन ली, सारी सिचुएशन को मैंने सुन लिया, मुझे पूरा वाक्य जो है वो क्लियर हो गया, डिस्क्राइब हो गया, मुझे सारी समझ आ गई, और अब मैं ये नतीजा अक्सर कर रहा हूं कि ये फलां शख्स का फॉल्ट या फलां शख्स की गलती इसमें थी। ऐसा ही होता है ना, इन्फर करना, नतीजा अखज करना। तो मैं अगर आपको कहूं अच्छा ये लड़ाई हुई है, बताएं ए का फॉल्ट है कि बी शख्स का फॉल्ट है, आप कहें जी बताओ तो सही क्या हुआ गया था, मैं ऐसे ही बता दूं आपको कि ए गुनाहगार है कि बी इस लड़ाई का गुनाहगार है, तो बताओ तो सही। तो पहले क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, पहले बताया जाता है कि जी ये हुआ था, इसने गाली दी थी, इसने ये कहा था, फलां 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 करके जब उसके पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है, फिर वो कहता है कि जी बादिउल नजर में, अदालत ये वर्ड बोलती है, उससे मुराद वो क्या लेती है, वो कहते हैं ये जो इंफॉर्मेशन फिलहाल मुझे दी जा रही है, मेरी नजर में अगर मैं इस इंफॉर्मेशन और यही सारा कुछ है तो फिर तो यही कसूरवार बनता है। मे भी कल कोई और इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए और आप कहें देखिए जी आपने गलत किया था, ये तो आपने कहा ही नहीं। वो कहते हैं ना कि एक शख्स है, किसी ने कहा ये शख्स जो है वो गरीब है, उसने कहा ये गरीब क्यों है, क्या डेटा है, बताओ तो सही। उसने कहा जी ये सुबह जब घर से निकला है तो इसके जो कपड़े थे वो बड़े पुराने से, जिधर भी जा रहा था ना इसके पास सवारी है, पैदल गया, इसका मतलब ना बाइक है ना साइकिल, गरीब शख्स है। इसने फुटपाथ पे बैठ के खाना खाया है, गरीब है तभी तो फुटपाथ पे बैठा है, और ये काम किया है वो काम किया, तो गरीब ही तो है। एक्चुअली इन्फर कर लिया गया कि डेटा ये बता रहा है, डेटा ये बता रहा है कि ये गरीब है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई, लेकिन एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन किसी ने कंप्लीट नहीं आपको दी थी, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं थी, डिस्क्रिप्शन पूरी नहीं थी, उसके बैंक बैलेंस में लाख रुपया पड़ा हुआ है। अब वो अगर इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्राइब कर दी जाए तो अब तो नहीं आप कहेंगे कि जी इन्फर कर लिया गया ये गरीब है। हाँ, अब देखें, अगर मुझे कोई वो इंफॉर्मेशन दे दे कि जी ये सारा कुछ, ना उसने सवारी यूज की, बाइक यूज की है, ना उसने खाना कोई बेहतर खाया है, ना उसने कोई कपड़े बेहतर पहने हैं, अकाउंट में लाख रुपया है, अब क्या कहेंगे, क्या इन्फर करेंगे, मैं इन्फर करूंगा कंजूस, कि वो शख्स कंजूस है, गरीब नहीं है। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन से इन्फर बनता है ना, डिस्क्रिप्शन से इन्फ्लुएंस बनेगा। तो बाकी बहाल नेक्स्ट आपकी कल क्लास में बाकी डिस्कशन अब इसी तरह से स्टार्ट करेंगी। तो जो स्टैटिस्टिक्स का पहला थोड़ा सा पोर्शन है ना, 1-2 लेक्चर या मेनली एक और लेक्चर, वो इस तरह की वर्ड्स हैं, आप फेमिलियर हो जाए ना। मैंने बार बार कहना है अच्छा जी ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का काम है, तो आपको पता तो हो क्या मतलब, क्या डिस्क्रिप्टिव का, क्या उस ब्रांच का क्या काम है। ये इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम है, तो आपको वर्ड तो क्लियर होने चाहिए। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का क्या काम है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की दी हुई इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए इन्फर करना, नतीजा अखज करना। तो यहां से मैं कंक्लूड करूंगा। मेरी लेक्चर का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि मैं जैसे ही लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो मैं कोई 5-7 मिनट में जो प्रीवियस लेक्चर, मतलब आज का लेक्चर होगा, मैं उसे रिकैप किया करूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगा इफ दे हैव एनी क्वेरी, और उसके बाद फिर अपना अगला जो टॉपिक जो होगा वो मैं फिर ऑल टुगेदर आपसे डिस्कस किया करूंगा। ठीक है जी, और मजीद कुछ इंफॉर्मेशन आपको साथ साथ जो है वो प्रोवाइड कर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।